गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम प्रायोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करवाया था। मैथमेटिक्स में प्रयोगशाला विधि किस प्रकार से काम में आती है, बालक को लाभ, हानि, गुना, जोड़, बाकी इन सारी चीज़ों को समझते हुए बालक को समस्या देना अर्थात बालक को सवालों के माध्यम के क्वेश्चन के माध्यम से बालक को प्रयोग के द्वारा प्रयोगशाला विधि में उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसके निष्कर्षों तक निकलना अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांतों को इंगित करना, स्वयं कार्य करना, स्वयं कार्य करते हुए उसका निरीक्षण अर्थात निरीक्षण करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना। बालक में इसमें स्वयं आत्मविश्वास एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। प्रयोगशाला विधि के द्वारा बालक खोजी प्रवृत्ति का अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण बालक में विकसित हो जाता है। आज हम आपको प्रायोजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट मेथड का अध्ययन कराएंगे। प्रायोजना विधि के जन्मदाता हैं, जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है? प्रयोजनवाद के बाद में ही प्रायोजना जो विधि है उसका आधार माना जाता है। जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, उसके बाद में इसका आधारशिला जो मानी जाती है वो प्रयोजनवाद के बाद मानी जाती है। किसकी? प्रोजेक्ट मेथड की। अब इसके जो जन्मदाता है वो है W.H. किलपैट्रिक। इसमें बालक को समस्या क्रिएट की जाती है अर्थात प्रोजेक्ट बनाने के लिए बालक को बताई जाती है कि आपको ये समस्या क्रिएट की जाती है। अब आप इसका चयन किस प्रकार से करोगे, किस प्रकार से इस समस्या को आप हल करोगे। यह जो विधि है सारी विधियों में सारी जो विषय हैं और उन शिक्षण मेथडों के लिए काम आती है। सारे शिक्षण विषयों में इनका कार्य किया जाता है। किसका? प्रोजेक्ट मेथड का। अब किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड के बारे में क्या कहा है? उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है वो है प्रोजेक्ट एक सह-उद्देश्य क्रिया है जिसकी पूर्णता प्रोजेक्ट एक सह-उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। किसने कहा है? ये किलपैट्रिक के अनुसार परिभाषा है कि जो प्रोजेक्ट है वो उद्देश्यपूर्ण, हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्थात लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तो योजना बनाते हैं। बिना योजना कोई कार्य करना क्या होता है? असफल सिद्ध होती है, कभी भी सफल नहीं सिद्ध होती है। उस योजना का चयन करना। तो प्रोजेक्ट एक स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या क्रिया है जिसकी पूर्ण संलग्नता सामाजिक वातावरण में संपन्न करता है। पूर्ण संलग्नता सामाजिक वातावरण में जिसकी पूर्ण संलग्नता सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाता है। किसने कहा है? किलपैट्रिक के अनुसार परिभाषा है कि प्रोजेक्ट एक सह-उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी पूर्ण संलग्न मतलब समाज का जो वातावरण है उसके रूप में संलग्न अर्थात संपन्न करना। प्रोजेक्ट हमारा जो कोई कार्य होता है उसमें पहले हम समस्या का चयन, उसका सिद्धांत, उसके बारे में किस प्रकार से कोई कार्य करना है तो उन सारी चीज़ों को बतलाना। बिना योजना के कोई कार्य करोगे आप तो वो कार्य हमेशा क्या होगा? असफल होगा। तो सामाजिक वातावरण में संपन्न किया हुआ जाता है अर्थात एक उद्देश्यपूर्ण है। जिस उद्देश्य की, जिस लक्ष्य की हमें पूर्ति करनी है, जिस उद्देश्य तक हमें पहुंचना है उसको संलग्नता करते हुए सामाजिक वातावरण में रहते हुए उसको संपन्न करना। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक के अनुसार। बेलार्ड ने तो ये कह दिया, जो 2-3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ, कि यथार्थ जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। क्या? प्रोजेक्ट। क्या कहा है बेलार्ड ने? यथार्थ जीवन का भाग है क्या? प्रोजेक्ट।
जीवन का भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, विद्यालय में प्रदान किया जाता है। बेलार्ड ने कहा है कि ये जो आपकी प्रयोजना विधि है, जो प्रोजेक्ट है जिसका आप निर्माण करते हैं, वो एक हमारे जीवन में ही एक वास्तविक जीवन का ही भाग है जिसका हम विद्यालय में प्रयोग करवाते हैं। इसके द्वारा बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त जो पद माने जाते हैं, अब ये तो कहा स्वउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। और बेलार्ड ने कहा यथार्थ जीवन का भाग जो विद्यालय में छात्रों से पूर्ण विद्यालय में प्रदान किया जाता है, छात्रों को समझाया जाता है, छात्रों के लिए करवाया जाता है। अब प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त पद, अब पद क्या होंगे? बालक के सामने समस्या क्रिएट करना, फिर बालक को समस्या का चयन करना, उस चयन को किस किस प्रकार से हम नियोजित कर सकते हैं उनके बारे में बतलाना, ये प्रोजेक्ट के पद के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट का कार्य किसी भी समस्या से प्रारंभ होता है। जब छात्रों के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है या वे स्वयं किसी ऐसी समस्या को पाते जिसके हल करने में रुचि ले सके और कार्य सके, तो प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। कोई समस्या होगी, समस्या क्रिएट करवाते हैं हम बच्चों को, उस समस्या को जब बालक स्वयं लेने लग जाते हैं, अर्थात उसमें रुचि जागृत करने लग जाते हैं, इस समस्या को आपको इस प्रकार से हल करना है, उस समस्या के संपूर्ण बारे में उसको बतलाना, उसकी पृष्ठभूमि तक तैयार करना, ये प्रोजेक्ट का पद के अंतर्गत आता है। मैंने आपको साइंस के मेथड में आपको प्रोजेक्ट के सोपान बताए गए, जो आज मैं आपको केवल सोपानों के नाम ही बताऊंगी, उसमें आपको मैंने क्लासिफिकेशन किया था। आज उससे कुछ हटके अर्थात अलग जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। अब इसके प्रोजेक्ट के पद अर्थात समस्या जो उत्पन्न हुई है छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। अगला जो है इसमें प्रोजेक्ट का चयन, जो शिक्षक होता है, जो प्रोजेक्ट का इसमें जो क्या आता है, पहले आगे इसमें प्रोजेक्ट के पद, अब बालक के सामने प्रोजेक्ट का क्या करना पड़ता है? चयन। चयन किस प्रकार से करते हैं? जो भी समस्या होती है तो शिक्षक बालक को मार्गदर्शक के रूप में सही रास्ते पर जाने के लिए चयन करता है, या जो समस्या होती है उस समस्या को देते हुए उसका चयन कर पाता है। आपको इस प्रकार से इस समस्या को हल करवाना है, तो उसका शिक्षक क्या करता है? महत्वपूर्ण इसमें स्थान रखता है और वह चयन के लिए दूरस्थ सुझावों के माध्यम से छात्रों को अभिप्रेरित करता है। इसमें एक विशेष बात जिसका शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए, वह प्रोजेक्ट छात्रों में पाठ्यक्रम पर आधारित हो, जिससे शिक्षक प्रोजेक्ट का चयन कर परिभाषित करते हुए छात्रों को नियंत्रित एवं निर्देशित कर सके। अपनी जो पाठ्य पुस्तक में आई हुई जो समस्या है, या जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट पर अथवा प्रायोजना विधि के द्वारा जो कार्य करवाना चाह रहे हैं, वो पाठ्य वस्तु के अंतर्गत ही होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु से बाहर की नहीं। जिससे शिक्षक क्या करेगा? जो समस्या है उस समस्या को शिक्षक उनको सुझाव देते हुए, मार्गदर्शित करते हुए, निर्देशित करते हुए छात्रों का सहयोग कर सके। तो उसका शिक्षक का इसमें महत्वपूर्ण रोल है। शिक्षक का इसमें कर्तव्य होना चाहिए कि वो पाठ्य वस्तु से संबंधित बालकों को क्या दे? समस्या क्रिएट करवाएं। इस प्रकार प्रोजेक्ट लिया जाए जो पाठ्यक्रम का अंग होने के साथ साथ अधिकतर संलग्न छात्रों की रुचि का विषय हो और व्यवस्थितता व साधन की दृष्टि से उसको पूरा करना संभव हो। ऐसा भी नहीं ले कि जैसे ज़्यादातर विद्यालय में सारी जो व्यवस्था है, छोटी मोटी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसी ही चीज़ें लें जो पूरी व्यवस्था हो और छात्र जो सारे छात्र हैं उसमें रुचि लेने के लिए तत्पर हो जाएं। अब हमने आपको प्रोजेक्ट के पद, बालक को समस्या क्रिएट कराना, समस्या किस प्रकार की कैसी पृष्ठभूमि की होनी है, वो हो गए। अब इसका चयन, तो चयन में शिक्षक का इसमें महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। उसे पाठ्य वस्तु से संबंधित समस्या प्रेषित करवानी चाहिए, जिससे शिक्षक अपने मार्गदर्शित करते हुए बालकों की सहायता कर सके। अब चयन के बाद इसमें आएगा इसका नियोजन। अब इसका नियोजन किस प्रकार से करें, ये एक मिनट आपको, जैसे पहले पद हो गए, पद के बाद इसमें
चयन हो गया। अब चयन के बाद इसमें इसका, अब हमने जब चयन ही कर लिया समस्या का, तो उसके बाद उसका क्या करना है, हमें नियोजन करना है। अब नियोजन किस प्रकार से करेंगे हम? किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से समस्या के समाधान के नियोजन का महत्व, यह कार्य शिक्षक को सीधे निर्देशन के अनुसार होना चाहिए। इसके साथ ही नियोजन अधिकतर छात्रों के सहयोग से लिया जाना चाहिए। इस प्रकार किया जाने वाला कार्य में उसमें योगदान दिया जा सके। छात्रों को जो हमने समस्या क्रिएट करवाई, उस समस्या की पृष्ठभूमि बनवाई, शिक्षक के द्वारा उसको नियोजित करते हुए, अर्थात छात्रों का सहयोग लेते हुए शिक्षक क्या करेगा, इसमें मार्गदर्शक के रूप में होगा, निर्देशित करने के लिए होगा। तो इसका नियोजन करवाना, छात्रों की सहयोग लेना, छात्रों के सहयोग से कार्य करवाना, जिससे सभी छात्र इसमें अपना योगदान दे सके। इस प्रकार जिस सारे ऐसी समस्या क्रिएट की जिससे सारे जो छात्र हैं उसमें भाग ले सके, अर्थात रुचि विकसित कर सके। अब इसमें हो गया पद चयन, और उसके बाद आ जाएंगे आपके सोपान। तो सोपानों को मैंने जो नेक्स्ट क्लास साइंस के में पढ़ाई थी उसमें सारा क्लियरिफिकेशन करवाया। आज हम सोपानों को केवल पॉइंट बताएंगे कि ये सोपान है। अब उसके बाद आते हैं आपके सोपान। नंबर 1 सोपान है इसमें परिस्थिति का निर्माण करना। पहला है परिस्थिति का निर्माण। अब परिस्थिति का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? कोई भी समस्या हमको क्रिएट करनी है, उसका पहले हम पृष्ठभूमि बना लेना, जो पद करना, पृष्ठभूमि तैयार करना, उसका निर्माण करना, समस्या क्रिएट करना, तो परिस्थिति के अंतर्गत आ जाएगी। उसके बाद है इसका प्रोजेक्ट का चुनाव, जो मैंने अभी आपको चयन में बताया था। दूसरा आएगा प्रोजेक्ट का चुनाव। प्रोजेक्ट का चुनाव, जो भी हमें समस्या क्रिएट हुई है, उसकी पृष्ठभूमि बनाई है, जो किसके ऊपर कार्य करना है उसका चयन करना, अर्थात शिक्षक के निर्देशन में चयन करना। पाठ्यक्रम से संबंधित ही पाठ्य वस्तु में आए हुए विषय वस्तु के अनुसार ही प्रोजेक्ट का चुनाव करना चाहिए। अगला जो इसका सोपान है वो है प्रोजेक्ट का कार्यक्रम बनाना। प्रोजेक्ट का कार्यक्रम बनाना। अब किस प्रकार से प्रोजेक्ट को संपन्न करना है, उसका पहले एक दिशा निर्देशित करना, अर्थात उसका पूरा शेड्यूल बना लेना, कार्यक्रम बना लेना। हमको इन स्टेपों के माध्यम से जो समस्या क्रिएट होगी उसका कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लेना, खाका बनाना। प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करना। फिर जो परिस्थिति पृष्ठभूमि बन गई, चुनाव कर लिया, उसका कार्यक्रम भी फिक्स कर लिया। अब जो परिस्थिति बन रही है, अर्थात प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत करें। व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करना। जब कार्य कर लिया, चुनाव हो गया, कार्यक्रम बना लिया, तो उसको जब संपन्न करते हैं, फिर उसके प्रकार से व्यवहारिक रूप में उसको क्लासिफिकेशन करते हुए उसको प्रस्तुत करना। प्रोजेक्ट का निर्माण और कार्य का लेखा। उसका निर्माण और कार्य का लेखा, इसका निष्कर्ष क्या निकला, लेखा जोखा बनाना। कहाँ त्रुटियाँ हुई, कहाँ कार्य किया, कहाँ पर इसमें कमी हुई, किस प्रकार से समस्या को हल करवाया, किन किन स्टेपों को द्वारा इसमें कार्य किया गया, उन सारी चीज़ों का रिपोर्ट कार्ड, लेखा जोखा करना, वो सारे तथ्य इसमें आकृतित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं इसके प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन। हमने प्रोजेक्ट को किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है। पद हो गया, चयन हो गया, नियोजन हो गया, उसके बाद इसका हो जाएगा सोपान के बाद क्रियान्वयन। क्रियान्वयन के स्तर पर शिक्षक को चाहिए सारे कार्य को छात्रों के बीच वितरित कर दे। विभाजन के लिए छात्र से कार्य की सुविधा हुई, प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी होगी। जी हाँ, क्रियान्वयन। सोपान के बाद क्या हो जाएगा,
क्रियान्वयन, अपन कोई भी अपने घर में जो कार्य होता है, शादी विवाह समारोह कोई भी बड़ा फंक्शन करते हैं, तो हम सारी जिम्मेदारी स्वयं नहीं ले लेते हैं, अकेले एक के ऊपर बोझा नहीं डालते, हम सबको वो जिम्मेदारी वितरित कर देते हैं। सबको किया हुआ कार्य वो स्वयं अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो वो कार्य क्या होता है, सफल होता है। एक योजना के तहत ही तो करते हैं, एक उद्देश्यपूर्ण योजना ही तो होती है, किसी कार्य तक पहुँचना, लक्ष्य तक पहुँचना। उसी प्रकार से हम विद्यालय में जब छात्रों को जो समस्या क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं, तो उसका क्रियान्वयन करना शिक्षक का एक कर्तव्य है कि उसमें एक छात्र को नहीं देते, वो सामूहिक रूप से सब छात्रों को उनको अलग अलग जिम्मेदारी करवाना, उसके कार्य को देना, जिससे छात्र क्या हो जाएं, स्वयं अनुशासन की भावना आएगी, छात्रों में सहयोग की भावना आएगी, स्वयं कार्य करने की अर्थात स्वयं निर्णय लेने की भी इसमें कार्य करेगा कौन, बालक। छात्र शिक्षक के निर्देशन के में रहते हुए छात्र इसमें क्या करेगा, कार्य करेगा। अतः वितरण इस प्रकार हो कि छात्र अपनी क्षमता के अनुरूप प्रोजेक्ट में अधिकतर सहयोग प्रदान करे। जो छात्र लिखने पढ़ने में रुचि रखते हैं उसने इसमें जैसे रुचि के अनुसार, बहुत से छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनको लिखने पढ़ने का काम कर दिए। बहुत से छात्र क्या खेलने में या इधर उधर कार्य करने में, तो उनको खेलने का जो कार्य है उसके ऊपर कार्य दे दीजिए। बहुत से छात्र क्या होते हैं, चित्रकला ड्राइंग वगैरह कार्य करते हैं, तो उनको वो कार्य संपन्न करने के। और बहुत सारी प्रकृति के छात्र हैं, वो क्या कोई गाने में, कोई डांस करने में, तो वो सारी क्रियाएं उनको आप दे दीजिए। बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने आप में अनुशासित रहते हुए उन सारे कार्यों को सफलतम रूप से कर पाएगा, क्योंकि बालक को उनके वो कार्य क्या अपनी रुचि के अनुसार मिल गए, तो उसका क्रियान्वयन, जो प्रोजेक्ट, जो कार्य हम करवाना चाहते हैं, बालक उसमें सफलता सिद्ध प्राप्त करेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक कार्य में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रयोग दिया जाए। बालकों को एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक छात्र की योग्यता के अनुसार प्रोजेक्ट को संपन्न में उपलब्ध हो जाए। इसमें छात्रों के साथ जल्दी अथवा दृष्टिकोण को आगामी प्रत्याशित बाधाओं से छात्रों को पूर्व अवगत कराते हुए प्रोजेक्ट को बहुत तिलमिला करवाते हैं। किताब की भाषा में तो आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें छात्रों को रुचि के अनुसार क्रियान्वयन करना, तो छात्रों के स्वयं अनुशासन की भावना विकसित होगी और प्रोजेक्ट है, जो हमारी योजना है, जो हमारी प्रायोजना है, वो सफल रूप से सिद्ध होगा। बालक को छात्रों शिक्षक के निर्देशन में किया हुआ क्रियान्वयन सफल सिद्ध होता है। तो इसमें पहले पद कर लिया हमने, पृष्ठभूमि बना ली, समस्या का चयन कर लिया, उसका नियोजन भी कर लिया, उसके बाद सोपान बताया, उसके बाद आपका क्रियान्वयन। अब क्रियान्वयन के बाद इसमें प्रोजेक्ट का जो प्रतिवेदन है वो किस प्रकार तैयार करते हैं। इस स्थिति में आने पर सभी छात्र परस्पर सहयोग के साथ प्रतिवेदन तैयार करते हैं। प्रोजेक्ट के विभिन्न पक्षों में संलग्न समूह अपने अपने पक्षों का प्रतिवेदन लिखते हैं। इसके पश्चात पक्षों का विवेचन, प्रतिशोधन, प्रतिरूप में अंतिम इस लिखित के छात्रों के प्रयास, प्रोजेक्ट की विधि अभिलेखित करना, जो भी कार्य किए हैं उनका प्रतिवेदन लिखना, रुचि के अनुसार उसका। इसमें सारे छात्र क्या करते हैं, सहयोग की भावना होती है। जो भी कार्य किए उनका प्रतिवेदन तैयार करना, लेखा जोखा निकालना, प्रतिवेदन लिखना। प्रोजेक्ट को किस प्रकार से संपन्न कराया, प्रोजेक्ट की कार्यविधि का पूरा विवरण अभिलेखित होना चाहिए, जिससे उस दिशा में कार्य करने वाले छात्रों को प्रेरणा और निर्देशन मिल सके। जो कार्य हुआ उसको संपूर्ण विवरण प्रतिवेदन तैयार करना। तो हमारा क्रियान्वयन के बाद होगा इसमें प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन के बाद में क्या होगा, लिख लिया, अब उसका क्या करेंगे हम, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन कैसे करेंगे, कहाँ बालकों ने त्रुटि की, कहाँ बालकों ने कार्य किया, कितने बालकों ने संपन्न किया, कौन कौन से रुचि के कार्य किए गए, इसमें कहाँ बालकों को कितने मार्क्स मिले। इस माध्यम से प्रोजेक्ट को निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो सकी, परीक्षण किया जा सके, दोनों के पक्षों में उपलब्धि कहाँ तक मिली बालकों को, क्या कार्य सफल हुआ, वो उसका क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा इसमें। तो पद हो गई, योजना हो गया या नियोजन हो गए, सोपान हो गए, सोपान के बाद क्रियान्वयन, प्रतिवेदन, फिर मूल्यांकन का निर्माण करना। अब मूल्यांकन हो गया इसके बाद, तो उसके बाद इसकी क्या आती हैं, कुछ गुण भी आते हैं और कुछ लिमिट्स भी आ जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ तो आपके समझ में आई गई होंगी कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया, प्रतिवेदन किस प्रकार से हुआ इसमें, और उसके बाद इसके गुण, किसके, प्रायोजना विधि के गुण, इसमें कौन कौन से गुण आते हैं। तो प्रायोजना विधि कैसी होगी, पहला गुण तो ये होगा मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बालक की रुचि के अनुसार कार्य होगा, तो इसमें पहला गुण तो क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक के रूप में ही आ जाएगा। कैसी हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा बालकों का शारीरिक मानसिक विकास करती है। तो मैंने पहले ही बता दिया मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आधारित, आधारित, तो बालकों के मानसिक और शारीरिक, शारीरिक और मानसिक विकास करना, विकास करना, बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करना, कौन सी विधि के अंतर्गत, प्रायोजना विधि के अंतर्गत। यह वैज्ञानिक आधारित है, मनोवैज्ञानिक आधारित है, क्योंकि बालक की रुचि के अनुसार इसमें कार्य करवाया जाता है, बालक को इसमें केंद्रित माना जाता है, बाल केंद्रित होती है, तो उसमें बालक की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का इसमें विकास होता है प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत। अगला जो गुण है वो है, इस विधि में या इस पद्धति में बालक स्वयं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, स्वयं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। बालक कार्य स्वयं करेगा, बालक को कार्य सौंपा जाता है, तो बालक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, तो स्वयं ही उसको क्या हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला जो इसका गुण है वो है, इस विधि में बालक को सोचने एवं कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, सोचने व कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। जो ये विधि है इसमें बालक के ऊपर कोई दबाव या कोई ज़बरदस्ती का इंटरेक्शन, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ये नहीं थोपा जाता, इसमें बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। बालक खुद स्वयं कार्य करते हुए, खुद सोचते हुए स्वयं कार्य करता है, तो इस विधि में बालक को सोचने व कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसके बाद है इसका अगला गुण, इस विधि द्वारा छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होना, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होना। कोई भी फॉर्मूला दे दिया, मैथमेटिक्स का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने बना दिया, उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तो गणित के प्रति क्या होगी, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं बालक, स्वयं कार्य करके सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, रुचि जागृत होगी। अगला जो इसका गुण है वो है, यह विधि छात्र व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व, भावात्मक स्थिरता आदि को विकसित करती है। व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों, व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को विकसित करना। अब विभिन्न पक्ष में कौन कौन से पक्ष आ जाएंगे, जैसे आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व की भावना, आत्मविश्वास, सहयोग, नेतृत्व की भावना, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। बालक स्वयं कार्य करेगा, कोई समस्या को स्वयं हल करेगा, जो भी इसको प्रोजेक्ट दिया गया है, जो भी उसको क्वेश्चन के माध्यम से उसको जो समझाया गया, तो बालक में क्या आएगा, आत्मविश्वास होगा, एक दूसरे पर
सारी कक्षाओं को देंगे उस प्रोजेक्ट को, तो एक दूसरे की क्या हेल्प अर्थात सहयोग की भावना का भी विकास होगा। नेतृत्व स्वयं निर्णय ले लेगा, बालक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो स्वयं निर्णय लेगा, तो नेतृत्व की भावना का भी स्वयं करेगा, तो नेतृत्व की भावना का भी उसमें विकास होगा, क्योंकि उसको स्वयं ही करना है, किसी का सहयोग नहीं ले रहा है, या फिर पर्टिकुलर उसको ये कार्य दिया जा रहा है तो उसमें नेतृत्व की भावना विकसित होगी। ये इसके आपको कुछ गुण बताए हैं। मनोवैज्ञानिक आधारित शारीरिक और मानसिक विकास करना, स्वयं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सोचने व की पूर्ण स्वतंत्रता विकसित होना, गणित के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न होना, उसके बाद व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को विकसित करना, नेतृत्व, सहयोग, आत्मविश्वास की भावना होना। अब जहाँ गुण आ गए तो वहाँ इसकी क्या होंगी, कुछ लिमिट्स भी आएंगी। अब इसमें इस विधि की गंभीरता आलोचना समय पर की जाती है। यह कहा जाता कि इसमें अधिक समय लगता है, छात्रों के अनुरूप लाभ कम मिलता है। सीमा कहाँ होगी इसकी, ये तो है ये अधिक समय लगना, अधिक समय लगना बिल्कुल। जब कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, चयन कर रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं, फिर क्रियान्वयन कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं, सोपानों के माध्यम से कर रहे हैं, तो समय तो अधिक लगना ही है। और बालक को फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए दे रहे हैं, तो बालक की जितनी कैपेसिटी होगी, बालक जो कार्य करेगा उस कार्य करने के लिए उसमें लगा समय, तो समय तो इसमें क्या लगेगा, अधिक ही लगेगा। इसके अनुरूप लाभ कम मिलता है। जब अधिक समय लगेगा तो इसमें क्या मिलेगा, बालक को कम लाभ मिलना, लाभ कम मिलना किसको, बालक को। क्यों, समय अधिक लग रहा है तो इसमें बालक क्या फिर बोरियत महसूस करेगा कि इतने दिन से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, तो इसमें क्या लाभ हुआ। एक साथ अगर कार्य करते तो लाभ, कोई जल्दी कार्य सिद्ध होता है तो उसका क्या ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के सभी प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। जो पाठ्यक्रम है उसके सभी प्रकरण इस विधि द्वारा संपन्न नहीं करना, इस विधि द्वारा संपन्न नहीं होना। जरूरी है कि सारे मेथड, सारे जो पाठ्यक्रम है, अपना पूरा पाठ्यपुस्तक है, उसमें जो प्रकरण है वो सारे इसी विधि के द्वारा हो। तो इसलिए ये भी प्रकरण, सभी प्रकरण इस विधि के द्वारा नहीं होते हैं। तो ये भी इसकी क्या है, लिमिट्स है। इस विधि से पढ़ाए जाने वाले पर प्रोजेक्ट के संबंध में बहुत सी बातों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त क्षेत्र का अनुशासन के रूप में विकास नहीं हो पाता है तथा बीच बीच में रिक्तता बनी रहती है। ज्ञान तो स्वयं हो जाता है इस विधि में, पर इसमें जो क्षेत्र है उसके बीच बीच में जिस बारे में बालक नहीं जानता या फिर बालक को कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान ही है, उसके बारे में बालक में इसमें कमी रह जाती है। तो इसमें सारे प्रकरण इस विधि के द्वारा नहीं हो जाता है, बालक को कम लाभ मिलना क्योंकि समय अधिक लगता है। और इस विधि के द्वारा अनुशासन के विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि बालक सामूहिक रूप से अगर कार्य करेंगे तो बालक हो सकता है कि उसमें क्या आवाज़ हो या लड़ाई झगड़े करने की संभावना पैदा हो। तो ये आपको आज मैंने प्रायोजना विधि, इसके जन्मदाता कौन थे, किलपैट्रिक। ज़्यादातर जो कंपटीशन की जो एग्ज़ाम होती है तो उसमें प्रायोजना विधि के जन्मदाता को ही पूछा जाता है कि प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, W.H. किलपैट्रिक। तो इसमें आपके पद हो गए, चयन हो गए, चयन के बाद क्या हो गए, नियोजन हो गए, नियोजन के बाद इसका सोपान, और सोपान के बाद इसका क्रियान्वयन, क्रियान्वयन के बाद इसका प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के बाद मूल्यांकन, और मूल्यांकन के बाद इसके गुण, और गुण हो गए, गुण के बाद लिमिट्स। आशा करती हूँ प्रायोजना विधि आपको समझ में आई होगी। दोनों जो सेशन में आपको पढ़ाई थी विज्ञान के अंतर्गत और मैथमेटिक्स के अंतर्गत, दोनों में देख लेना, आपको जहाँ जो सा टॉपिक मिल रहा है उसको आप रिलेटेड करके उसके पढ़ सकते हो। आज हमने आपको प्रायोजना विधि के अध्ययन करा चुके हैं। आशा करती हूँ आपको ये विधि समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।